नमस्ते। आज हम थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये जो घूमना फिरना है, जिसे हम पर्यटन कहते हैं, ये हमारे इतिहास से कैसे जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है, बल्कि ज्ञान और संस्कृति को समझने का एक जरिया भी है। और देखिए, आज की ये जो हमारी बातचीत है, ये खास तौर पर हमारे एक श्रोता के लिए भी है, जिनके महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड के इतिहास के सिलेबस में अध्याय 8 है, पर्यटन और इतिहास। तो कोशिश रहेगी कि चर्चा से परीक्षा की तैयारी में भी थोड़ी मदद मिले। हम बात करेंगे कि भाई पुराने जमाने में लोग क्यों घूमते थे, आजकल कितने तरह का टूरिज्म हो गया है, इसे कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, अपनी पुरानी ऐतिहासिक जगहों को बचाना क्यों जरूरी है, और हाँ, इसमें करियर के क्या मौके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी का सफर। तो यात्रा करना, घूमना फिरना, ये कोई आज की बात तो है नहीं। हाँ बिल्कुल। ये परंपरा तो बहुत बहुत पुरानी लगती है। हाँ बिल्कुल, सदियां पुरानी। सोचिए, प्राचीन काल में लोग जाते थे तीर्थ यात्रा पर, हाँ, वो तो था ही। या फिर स्थानीय मेले लगते थे, त्योहार होते थे, उनमें शामिल होने जाते थे। ज्ञान की तलाश में निकलते थे, अच्छी शिक्षा के लिए। और हाँ, व्यापार वो तो एक बड़ा कारण था ही। गौतम बुद्ध का भी जिक्र आता है ना? उन्होंने भी तो काफी यात्राएं की थी। बिल्कुल, धर्म प्रचार के लिए उस समय के जो भी महत्वपूर्ण शहर थे वहां गए। और बौद्ध भिक्षुओं को देखिए, उनका तो जीवन ही लगभग यात्रा में बीतता था, सिवाय बरसात के कुछ महीनों के। अच्छा। हाँ, वो लगातार घूमते रहते थे। और सिर्फ यहीं के लोग नहीं, बाहर से भी आते थे। जैसे चीन से भिक्षु युआन श्वांग आए 630 ईस्वी के आसपास, ज्ञान की तलाश में। और ये सिलसिला मतलब मध्य युग में भी चलता रहा, जैसे हमारे यहाँ संत हुए। हाँ बिल्कुल, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, उत्तर में गुरु नानक देव जी, संत रामदास स्वामी, इन सब ने पूरे भारत में घूम घूम कर लोगों को जगाया, उपदेश दिया। तो ये तो हुई धर्म और ज्ञान की बात, पर कुछ यात्री ऐसे भी तो हुए होंगे जिन्होंने दुनिया को नक्शों पर उतारा या बताया कि दुनिया है कैसी। हाँ बिल्कुल, कुछ नाम तो इतिहास में दर्ज हैं। जैसे 12वीं सदी के टूडेला के बेंजामिन, कहते हैं वो यूरोप के शुरुआती खोजकर्ताओं में से थे। अच्छा, कहाँ कहाँ गए थे वो? अरे बहुत लंबी यात्रा थी उनकी। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीस से शुरू करके सीरिया, अरब, मिस्र, इराक, फारस, और यहां तक कि भारत और चीन तक पहुंचे। और उन्होंने जो लिखा ना, वो आज हमारे लिए एक तरह से ऐतिहासिक दस्तावेज है। कमाल है। फिर 13वीं सदी में मार्को पोलो का नाम आता है। उन्होंने यूरोप को एशिया, खासकर चीन से मिलवाया, उसकी दौलत, उसकी संस्कृति के बारे में बताया। वो चीन में रहे भी थे शायद काफी समय। हाँ हाँ, पूरे 17 साल। सोचिए, उन्होंने वहां के पेड़ पौधों, जानवरों, लोगों के रहन सहन, संस्कृति, व्यापार, सबके बारे में लिखा। उनके लिखने से ही यूरोप में पूरब को लेकर एक गजब की दिलचस्पी पैदा हुई। तो मतलब यात्रा वृत्तांतों का भी बड़ा रोल रहा दुनिया को जोड़ने में। बहुत बड़ा। फिर 14वीं सदी में इब्न बतूता, उन्होंने तो गजब ही कर दिया। करीब 30 साल तक घूमते रहे, वो भी ज्यादातर इस्लामी दुनिया में। 30 साल? हाँ, और उनकी एक जिद थी कि जिस रास्ते से एक बार गुजर गए, उससे दोबारा नहीं जाना। अरे वाह। उनके किस्से हमें मध्ययुगीन समाज और जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। फिर 16वीं सदी में आए जेरार्डस मर्केटा, वो नक्शा नवीस थे। उन्होंने दुनिया के नक्शे बनाए, ग्लोब बनाया। इससे दुनिया को समझना आसान हुआ। और फिर वो नाम आता है थॉमस कुक का, जिन्होंने इसे एक तरह से बिजनेस बना दिया। हाँ बिल्कुल, थॉमस कुक 19वीं सदी, उन्हें हम आधुनिक पर्यटन का क्या कहते हैं, जनक मान सकते हैं। उन्होंने क्या किया था ऐसा? उन्होंने पहली बार बड़े पैमाने पर, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को घुमाना शुरू किया। एक छोटी सी रेल यात्रा आयोजित की, लीसेस्टर से लाफबोरो तक। कोई 600 लोग गए थे। अच्छा। वो इतनी सफल नहीं कि फिर उन्होंने यूरोप के टूर आयोजित करने शुरू कर दिए। बाकायदा ट्रैवल एजेंसी खोली, टिकट बेचने लगे। यहीं से वो संगठित पर्यटन शुरू हुआ, जो आज इतना बड़ा हो गया है। दिलचस्प है। और ये परीक्षा के लिए भी शायद जरूरी होगा थॉमस कुक वाला पॉइंट। हाँ, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। थॉमस कुक पर एक संक्षिप्त नोट लिखने को आ सकता है, आधुनिक पर्यटन की शुरुआत के संदर्भ में। ठीक है। और भारत में भी कोई ऐसा जिक्र है यात्रा का जो इतिहास से जुड़ा हो? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र है विष्णु भट्ट गोडसे का। अच्छा। उन्होंने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था ना, हाँ। उस मुश्किल दौर में महाराष्ट्र से अयोध्या और फिर वापस महाराष्ट्र तक की यात्रा की, और उस यात्रा पर एक किताब लिखी, माझा प्रवास। अच्छा, माझा प्रवास, इसमें क्या खास है? ये उस समय की घटनाओं का, खासकर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से जुड़ी घटनाएं थी, उनका आंखों देखा हाल है। ये सिर्फ एक यात्रा कहानी नहीं है, बल्कि 1857 के इतिहास को और उस जमाने की मराठी भाषा को समझने का भी एक बहुत अहम जरिया है। और ये किताब माझा प्रवास, इसका जिक्र भी परीक्षा में आ सकता है। समझ गए।
तो ये तो हुई इतिहास की पढ़ते। अब आते हैं आज के दौर में। आज तो पर्यटन का मतलब ही बदल गया है। बिल्कुल। आज तो ये अपने आप में एक स्वतंत्र क्षेत्र है। आर्थिक गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है। लोग घूमना चाहते हैं, देश में भी विदेश में भी। क्यों घूमते हैं लोग आजकल? क्या देखने जाते हैं? अरे बहुत कुछ। ऐतिहासिक जगह देखनी है, पुरानी इमारतें, किले, किसी को पहाड़ों पर बर्फ देखनी है, किसी को समंदर किनारे जाना है, घने जंगल पसंद है किसी को, पुराने मंदिर, तीर्थ स्थान तो है ही। हाँ, वो तो है ही। बल्कि अब तो लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर या कोई नया डैम बना है, कोई विकास परियोजना है, वो देखने भी जाते हैं। और इसमें मीडिया का, फिल्मों का, इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है जगहों को पॉपुलर बनाने में। तो फिर ये जो आज का पर्यटन है, इसे हम कितने तरह से बांट सकते हैं? मतलब इसके प्रकार क्या क्या है? देखिए, कई आधार हो सकते हैं। एक तो जगह के हिसाब से, जैसे स्थानीय पर्यटन, मतलब अपने ही शहर या जिले में घूम लिए। हाँ, जैसे वीकेंड पर कहीं पास में चले गए। बिल्कुल। फिर होता है अंतर्राज्यीय पर्यटन, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना। और फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, यानी विदेश यात्रा। अपने देश में घूमना शायद ज्यादा आसान होता होगा, है ना? कागजात वगैरह का झंझट कम। हाँ, जाहिर है। स्थानीय और अंतर्राज्य में भाषा की, पैसे बदलने की, वीजा की, ये सब दिक्कतें नहीं होती। प्लानिंग भी आसान रहती है। पर अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी पहले से बहुत सुलभ हो गया है। कैसे? अरे, ट्रेनें हैं, समुद्री जहाज हैं और सबसे ज्यादा तो हवाई जहाज। इनकी वजह से दुनिया एकदम सिमट गई है। और भारत में भी खासकर 1991 के बाद जब अर्थव्यवस्था खुली तो विदेश जाने वालों की संख्या बहुत बढ़ी है। किस लिए जाते हैं लोग विदेश? कई कारण हैं। पढ़ाई के लिए, सिर्फ घूमने फिरने, आराम करने के लिए, बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, कोई समझौता करना है, फिल्मों की शूटिंग के लिए जाते हैं। बस हाँ, इसके लिए पासपोर्ट, वीजा, ये सब जरूरी होता है। अच्छा, ये तो हुई जगह के हिसाब से बात। अगर वजह के हिसाब से देखें कि लोग क्यों घूम रहे हैं, तो कितने प्रकार होंगे? वजह के हिसाब से भी कई तरह के पर्यटन हैं। जैसे सबसे पहले तो ऐतिहासिक पर्यटन, ये दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। हाँ, इतिहास में रुचि रखने वाले बहुत लोग हैं। बिल्कुल, लोग पुरानी जगहों पर जाना चाहते हैं, इतिहास को महसूस करना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज से जुड़े किलों पर ट्रेकिंग करना, गोपाल नीलकंठ दांडेकर जी ने इसे बहुत बढ़ावा दिया। हाँ, सुना है मैंने। या फिर राजस्थान के किले देख लीजिए, गांधी जी या विनोबा भावे के आश्रम जाना, 1857 संग्राम से जुड़ी जगहें देखना, ये सब ऐतिहासिक पर्यटन है। और हाँ, परीक्षा में भी ऐतिहासिक पर्यटन की परिभाषा या उदाहरण पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और फिर है भौगोलिक पर्यटन। इसमें लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं जिनकी कोई खास भौगोलिक विशेषता हो। जैसे उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, या समुद्र तट। महाराष्ट्र में लोनार झील है जो उल्कापिंड गिरने से बनी है। या निघोज के रांजन खड़के हैं, पानी ने चट्टानों को काटकर अद्भुत गड्ढे बना दिए हैं। ऐसी अनोखी जगहें लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती हैं। एक और चीज आजकल बहुत सुनने में आते हैं, स्वास्थ्य पर्यटन, हेल्थ टूरिज्म। ये क्या होता है? हाँ, ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें लोग इलाज करवाने के लिए या बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यात्रा करते हैं। मतलब इलाज के लिए घूमना? हाँ, भारत इसमें काफी लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि यहाँ अच्छी मेडिकल सुविधाएं, अच्छे डॉक्टर, बढ़िया अस्पताल दूसरे कई देशों के मुकाबले काफी सस्ते मिल जाते हैं। अच्छा। और साथ में यहाँ की धूप, योग, आयुर्वेद, ये सब भी विदेशी पर्यटकों को खींचता है, खासकर ठंडे देशों से आने वालों को। और ये कृषि पर्यटन, एग्रो टूरिज्म, मतलब गांव घूमने जाना। हाँ, कुछ वैसा ही। ये आजकल शहरों में रहने वालों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। जिन्हें गांव का, खेती बाड़ी का अनुभव नहीं है, वो खेतों में जाते हैं, ताजी हवा लेते हैं, देखते हैं कि अनाज कैसे उगता है। ये तो अच्छा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ किसान भी अब सीखने के लिए यात्रा कर रहे हैं, खेती की नई तकनीकें देखने, कृषि यूनिवर्सिटी जाने, रिसर्च सेंटर देखने। जैसे बहुत से किसान इजराइल जाते हैं एडवांस फार्मिंग देखने। तो ये भी एक तरह का पर्यटन ही है। इस पर भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। और खेल, क्या खेल के लिए भी लोग यात्रा करते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उसे कहते हैं खेल पर्यटन या स्पोर्ट्स टूरिज्म। ये 20वीं सदी में ज्यादा बढ़ा। देखिए, कितने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन होते हैं। ओलंपिक हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, विंबलडन है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है। हाँ, सही बात है। लोग इन मैचों को देखने के लिए हजारों मील दूर से आते हैं। कभी कभी खिलाड़ी या टीमें भी हिस्सा लेने जाती हैं। अपने देश में भी हिमालयन कार रैली होती है, महाराष्ट्र केसरी कुश्ती होती है। इन सब इवेंट्स के लिए यात्रा करना खेल पर्यटन कहलाता है। मतलब घूमने की वजह कुछ भी हो सकती है। कोई खास कार्यक्रम हो, उसके लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल। उसे कहते हैं विशेष आयोजनों पर आधारित पर्यटन। जैसे कहीं फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, या कोई बड़ा व्यापार मेला लगा है, कॉन्फ्रेंस है, पुस्तक प्रदर्शनी है। हाँ, जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। बिल्कुल।
या महाराष्ट्र में हर साल अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन होता है, हजारों लोग आते हैं उसमें। ये भी पर्यटन है। और फिर धार्मिक पर्यटन तो है ही, शायद सबसे पुराने प्रकारों में से एक। हाँ, तीर्थ यात्राएं तो पता नहीं कब से हो रही हैं। सही कहा, लोग अपनी आस्था से जुड़े स्थानों पर जाते हैं। भारत में तो अनगिनत हैं, 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, अजमेर शरीफ, स्वर्ण मंदिर, वेलेंकनी चर्च। इतिहास में देखें तो अहिल्याबाई होलकर ने कितने रास्ते, धर्मशालाएं बनवाई थी यात्रियों के लिए अपने निजी खर्चे से। हाँ, ये सब अलग अलग प्रकार हो गए। धार्मिक, खेल, कृषि, स्वास्थ्य, इन सब की परिभाषाएं वगैरह परीक्षा के लिए ध्यान में रखनी होंगी। हाँ, बिल्कुल। इनकी परिभाषा और 1-2 उदाहरण पता होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। एक और प्रकार शायद सांस्कृतिक पर्यटन, कल्चरल टूरिज्म। हाँ, निश्चित रूप से। इसमें लोग किसी जगह की संस्कृति, वहां के इतिहास, परंपराओं को जानने समझने के लिए जाते हैं। पुरानी इमारतें देखना, म्यूजियम जाना, स्थानीय त्योहारों का हिस्सा बनना, वहां का खाना ट्राई करना, लोक कलाएं देखना, ये सब सांस्कृतिक पर्यटन में आता है। ठीक है, तो इतने सारे लोग घूम रहे हैं, इतनी तरह से घूम रहे हैं, तो फिर इसे ठीक से चलाना और खासकर हमारी जो पुरानी धरोहरें हैं उन्हें बचाना, ये कैसे हो? क्या जरूरी है इसके लिए? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए, पर्यटन को अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। उन्हें सही जानकारी मिलनी चाहिए, आने जाने के साधन अच्छे और सुरक्षित हों, रहने की जगह साफ सुथरी, अच्छी क्वालिटी की हो। हाँ, और रास्ते में बेसिक सुविधाएं जैसे टॉयलेट्स वगैरह। बिल्कुल, खासकर यात्रा मार्गों पर ये बहुत जरूरी है। और एक और बात, जो दिव्यांग पर्यटक हैं उनकी जरूरतों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। रैम्प्स हों, व्हीलचेयर की सुविधा हो। साफ सफाई का मुद्दा भी बहुत बड़ा है। हाँ, वो तो है ही। स्वच्छ भारत अभियान जैसी पहले इसीलिए पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। गंदी जगह कौन जाना चाहेगा? पर ऐतिहासिक जगहों पर अक्सर दिखता है, लोग दीवारों पर लिख देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। वो एक बड़ी चिंता है। बहुत बड़ी चिंता है और चुनौती भी। हमें मतलब समाज को कुछ चीजों से सख्ती से बचना होगा। ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाना, जैसे दीवारों पर लिखना, खुरचना, पेड़ों पर नाम गोद देना या अजीब अजीब रंगों से पोत देना, ये सब बिल्कुल बंद होना चाहिए। हाँ, ये देखकर बहुत दुख होता है। होता है, और कई बार इन जगहों पर सुविधाओं की कमी भी गंदगी का कारण बनती है। ये भी जरूरी है कि पर्यटकों को जानकारी मिले, उस जगह के बारे में पैम्फलेट हों, गाइड बुक्स हों, और हो सके तो उनकी अपनी भाषा में हों। गाइड की भूमिका भी अहम होती है। बिल्कुल, और अगर टैक्सी ड्राइवरों को थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए, अलग अलग भाषाएं सिखाई जाएं, तो वो भी गाइड का काम कर सकते हैं। ये सब चीजें मिलकर पर्यटन को बेहतर बनाती हैं और हमारी धरोहर को बचाने में मदद करती हैं। परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है कि पर्यटन विकास के लिए क्या जरूरी है या संरक्षण के उपाय क्या हैं। मैंने हेरिटेज वॉक के बारे में सुना है। ये क्या है? ये भी संरक्षण से जुड़ा है क्या? हाँ, हेरिटेज वॉक एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है इतिहास से जुड़ने का। इसमें होता यह है कि लोग ग्रुप में किसी ऐतिहासिक इलाके में पैदल घूमते हैं। अच्छा, और एक गाइड होता है जो उन्हें उस जगह की कहानी, वहाँ की इमारतों का महत्व बताता जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये उस माहौल को महसूस करने का, इतिहास का हिस्सा बनने जैसा अनुभव है। अहमदाबाद, मुंबई, पुणे जैसे कई शहरों में ऐसी वॉक होती हैं। और हाँ, ये लोगों को अपनी विरासत को सहेजने के लिए भी प्रेरित करती हैं। ये जो हम विरासत या धरोहर, हेरिटेज कह रहे हैं, ये होती कितने तरह की है? मोटे तौर पर 2 तरह की। एक है प्राकृतिक विरासत, यानी कुदरत की देन, जैसे नदियां, पहाड़, जंगल, कोई खास किस्म के जानवर या पेड़ पौधे। ठीक है। और दूसरी है सांस्कृतिक विरासत, जो इंसानों ने बनाई है, जैसे ऐतिहासिक इमारतें, किले, मंदिर, गुफाएं, कोई कलाकृति, शहर का कोई पुराना हिस्सा। भारत में देखें तो ताजमहल, जयपुर का जंतर मंतर, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, मुंबई का सीएसटी स्टेशन, ये सब हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं। और प्राकृतिक में जैसे पश्चिमी घाट में कास पठार है, जहां मॉनसून के बाद अद्भुत किस्म के फूल खिलते हैं, उसे विश्व प्राकृतिक धरोहर का दर्जा मिला है। ये सब हमारी पहचानें हैं, इन पर हमें गर्व होना चाहिए और इन्हें संभालना हमारी जिम्मेदारी है। ये विरासत के प्रकार और उदाहरण भी परीक्षा के लिए जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल, ये हमारी शान है। एकदम। और इसीलिए जब हम इन जगहों पर जाएं और देखें कि किसी ने दीवार पर अपना नाम लिख दिया है या कोई गंदगी फैला दी है, तो हमें दुख होना चाहिए और हमें टोकना भी चाहिए।
हमें खुद भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी धरोहरों को साफ रखेंगे और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ा रोजगार और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। ये जो इतना बड़ा पर्यटन उद्योग बन गया है, इसमें करियर की क्या मौके हैं? क्या इससे देश की अर्थव्यवस्था को वाकई फायदा होता है? अरे बहुत ज्यादा फायदा होता है। पर्यटन और इससे जुड़ा जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, मतलब होटल, रेस्टोरेंट वगैरह, ये शायद सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में से हैं। अच्छा। हाँ, और अगर इसे ठीक से प्रोफेशनल तरीके से मैनेज किया जाए तो ये बहुत स्थिर आमदनी दे सकता है। सोचिए, जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो कहाँ पैसा खर्च करता है। आने जाने का टिकट लेगा, होटल में रुकेगा, खाना खाएगा। बिल्कुल। अगर विदेशी है तो वीजा फीस देगा, गाइड को पैसे देगा, घूमने के लिए टैक्सी या बस लेगा, यादगार चीजें खरीदेगा, किताबें खरीदेगा। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? उसी जगह की अर्थव्यवस्था में। हाँ, बात तो सही है। बाजार चलते हैं, स्थानीय कारीगरों का सामान बिकता है, हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग्स, कपड़े। हाँ, लोकल चीजें बिकती हैं। बिल्कुल। वहां के खास खाने पीने की चीजों की मांग बढ़ती है। इससे छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, सबकी कमाई बढ़ती है। महाराष्ट्र का कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? क्यों नहीं। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, पंचगनी जैसे हिल स्टेशन है। जब सीजन होता है, हजारों टूरिस्ट आते हैं। अब वहां देखिए, कितने लोग गाइड का काम करते हैं, कितने फोटोग्राफर हैं जो फोटो खींचते हैं, घोड़े वाले हैं जो घुड़सवारी कराते हैं, टैक्सी वाले हैं। इन सब स्थानीय लोगों की रोजी रोटी काफी हद तक इसी टूरिज्म पर निर्भर करती है। तो ये सिर्फ घूमना नहीं है, ये एक आर्थिक इंजन है। और परीक्षा में भी पर्यटन का आर्थिक प्रभाव या रोजगार के अवसर जैसे सवाल आ सकते हैं। और महाराष्ट्र में तो वैसे भी घूमने की जगहों की भरमार है। अरे बिल्कुल, महाराष्ट्र तो इस मामले में बहुत भाग्यशाली है। यहाँ अजंता, वेरुल, घारापुरी जैसी विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हैं। हाँ, तीर्थ स्थानों की तो गिनती नहीं। देहू, आलंदी, जेजुरी, पंढरपुर, शिरडी, शेगांव, तुलजापुर, कोल्हापुर, नासिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठन। हर धर्म के लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, नांदेड़ में गुरुद्वारा है, मुंबई में हाजी मलंग दरगाह है, माउंट मैरी चर्च है, फिर खूबसूरत हिल स्टेशन है, महाबलेश्वर, पचगनी, खंडाला, लोनावला, माथेरान, चिखलदरा। बड़े बड़े बांध हैं जैसे कोयना नगर, जायकवाड़ी। कई जंगल और अभयारण्य हैं। बहुत कुछ है देखने को। इन सबको संभालने और बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से भी कुछ होता होगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1975 में महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम यानी MTDC की स्थापना हुई थी। MTDC? हाँ, महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये राज्य भर में कई जगहों पर टूरिस्ट होटल चलाते हैं जहां हजारों लोग ठहर सकते हैं, टूरिस्ट जगहों का प्रचार प्रसार करते हैं। और अब तो बहुत सारे प्राइवेट लोग भी होटल और हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में आ गए हैं, अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। वो किताबों का गांव वाला कॉन्सेप्ट भी तो महाराष्ट्र का ही है ना? वो क्या है? हाँ, भिलार गांव महाबलेश्वर के पास ही है। ये एक बहुत ही अनोखी और सुंदर पहल है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे पुस्तकांचे गांव यानी किताबों का गांव घोषित किया है। मतलब वहाँ क्या होता है? वहां गांव के लगभग हर घर में पर्यटकों के पढ़ने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी गई है। आप जाइए, किसी भी घर में बैठिए और किताबें पढ़िए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है ना। मकसद यही है कि लोगों में पढ़ने की संस्कृति बढ़े। और वहां मराठी साहित्य के बेहतरीन लेखकों, संतों की किताबें हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथाएं, बच्चों के लिए, खेल पर, सब कुछ। तो अगली बार महाबलेश्वर की तरफ जाएं तो भिलार जरूर घूम कर आइएगा। ये दिखाता है कि पर्यटन में कितनी नई सोच आ सकती है। और हाँ, MTDC की भूमिका, भिलार परियोजना, महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थल, ये सब परीक्षा के नजरिए से भी ध्यान देने लायक हैं। तो आज हमने वाकई एक लंबी यात्रा की, पर्यटन के इतिहास से लेके उसके आज के स्वरूप तक। हमने ये समझा कि लोग क्यों घूमते हैं, कैसे कैसे घूमते हैं, और इस घूमने फिरने को हम सबके लिए बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अपनी धरोहरों को संभालना कितना जरूरी है और पर्यटन से अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या असर पड़ता है, ये भी हमने देखा। उम्मीद है ये सारी बातें महाराष्ट्र SSC बोर्ड के अध्याय 8 को समझने में काम आएंगी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो किताब में भी पूछा गया है। कभी सोचिएगा कि आपके अपने शहर या गांव में अगर पर्यटन बढ़ा है तो उसके कारण कौन से नए काम धंधे शुरू हुए हैं? क्या लोगों के रहन सहन के तरीके में कोई बदलाव आया है? मतलब क्या पर्यटन सिर्फ पैसा लाता है या उस जगह की संस्कृति और लोगों की सोच पर भी कोई गहरा असर डालता है? इस पर जरूर सोचिएगा और हमेशा की तरह और जानने की कोशिश करते रहिएगा।